ठीक, तो मध्यकालीन भारत कहां शुरू होता है? सामान्य ज्ञान इतिहास है ना, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 ईस्वी से माना जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। किसके? इसी समय 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। नेतृत्व में हुआ था। ये अरबों का आक्रमण था। किसका? अरबों का प्रथम आक्रमण था। प्रथम आक्रमण था। और कहां पर किया था? सिंध पर। उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। ठीक है, सिंध का राजा दाहिर था। फिर आगे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अगला चरण आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भी एक आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी 997 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? 997 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। कौन? महमूद गजनवी 997 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और पहला आक्रमण वहिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध था। भारत पर कितने बार आक्रमण किए? भारत पर 17 बार आक्रमण किए। आक्रमण, पहला आक्रमण वहिंद के शासक किस पर? जयपाल पर था। ठीक है, वहिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध था। जयपाल के विरुद्ध था। फिर इसके बाद 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में है, पर आक्रमण किया और भयंकर लूटपाट की। कब किया था सोमनाथ पर? 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक है, ये सोमनाथ मंदिर है कहां? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक है, और वहां पर इसने भयंकर लूटपाट की, क्योंकि उन दिनों लोगों को विश्वास था कि मंदिर में धन दौलत रखने से भगवान रक्षा करेंगे, और लोगों की आस्था भी थी कि वहां से चोरी तो नहीं होता था। तो लोगों ने अपने सारे धन दौलत या दान स्वरूप जो भी धन दौलत था, सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो मंदिरों में रखा करते थे। और महमूद गजनवी आता है और सोमनाथ मंदिर में भीषण लूटपाट करता है। सोमनाथ मंदिर में भीषण लूटपाट करता है। भीषण लूटपाट कब? 1025 ईस्वी में। ठीक है,
भीषण लूटपाट की। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्र के जाटों के विरुद्ध था। सिंध और मुल्तान के, इसका जो लास्ट अंतिम आक्रमण था सिंध और मुल्तान के जाटों के विरुद्ध था। जाटों के विरुद्ध था। किसका? महमूद गजनवी का। किसका? महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण। ये अंतिम आक्रमण था। ठीक है। सिंध और मुल्तान के जाटों के विरुद्ध, सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध, तटवर्ती क्षेत्रों के, तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी जैसे विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। कौन कौन से? अलबरूनी बहुत फेमस, बहुत इतिहास में बहुत प्रसिद्ध विद्वान में इसकी गिनती होती है। किसकी? अलबरूनी की। अलबरूनी, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी। फारूकी ये सब किसके दरबार में थे? गजनवी के दरबार में थे। गजनवी के दरबार, एक गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक है। इसके बाद जो सामान्य ज्ञान के तहत जो नाम आता है मोहम्मद गोरी। ठीक, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? पहला आक्रमण नहीं, यही तो 1191 ही ज्यादातर लोग बताते हैं, है ना। लेकिन ये इसके पहले उसका एक आक्रमण हुआ था। ठीक है। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। ठीक है। इसके 91 के पहले वो मुल्तान पर एक बार आक्रमण करके वापस जा चुका था। ठीक है। चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, यहां पर भी वो आ चुका था। चालुक्य शासक भीम द्वितीय, बहुत फेमस राजा थे। भीम द्वितीय ने इसको पराजित भी किया था। ठीक है। चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक। अब जो अगला महत्वपूर्ण युद्ध आता है वो है 1191। कौन? 1191 का तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? तराइन का प्रथम युद्ध
जो कि मुख्य रूप से पृथ्वीराज तृतीय है ना, और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें गोरी पराजित हुआ और मोहम्मद पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज के नाम से जो प्रसिद्ध थे, पृथ्वीराज, ठीक, पृथ्वीराज विजयी रहे, विजयी रहे। ठीक है, जैसा कि देखा गया है कि हमारे जो राजा हुआ करते थे कि अगर एक बार जीत गए तो वो सुस्त हो गए, चले कि हम फिर जीत जाएंगे। अब इसी बीच वो तैयारी करते रहा और फिर 1192 का पुनः 1192 में आक्रमण किया। ठीक है, 1192 में पुनः आक्रमण किया और इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय, इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, पराजित हुए, ये बंदी बना लिए गए थे, है ना, पराजित हुए, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। ठीक है, मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। ठीक, और पृथ्वीराज यहीं पर इनकी जो पराजित हो गए थे इस युद्ध में, और भारत में तुर्क सत्ता स्थापित हुई, भारत में तुर्क सत्ता स्थापित हुई। ठीक है, कहा जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की अन्य राजाओं ने मदद नहीं की थी। ठीक, और फिर इसी के बाद चंद्रावर का युद्ध होता है, चंद्रावर का युद्ध। ये चंद्रावर का युद्ध कब होता है, 1194 में, 1194 में। इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में 1194 के चंद्रावर के युद्ध में गोरी ने जयचंद्र को भी पराजित किया, जयचंद्र को भी पराजित किया। ठीक, पराजित किया। पृथ्वीराज के पराजय का मूल कारण क्या रहा होगा कि उस समय जो राजपूत राजा थे सब आपस में ही लड़ने में व्यस्त थे, कोई एक दूसरे का हेल्प नहीं करना चाहता था। सबसे बड़ा कारण यही था पृथ्वीराज के पराजय का। ठीक है, अब आप आगे चल के देखो, चंद्रावर के युद्ध में वो जयचंद्र को भी पराजित कर देता है मोहम्मद गोरी। ठीक, मोहम्मद गोरी जयचंद्र को भी पराजित करता है। भले ही पृथ्वीराज की हार से जयचंद्र खुश हुए हों, लेकिन उनको भी यहां पर वो छोड़ता नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद 1206 में, इसके बाद ये वापिस जा रहा था अपने वतन। कौन, मोहम्मद गोरी। ठीक, मोहम्मद गोरी वापिस जा रहा था तो खोखरों ने, एक पश्चिमोत्तर क्षेत्र की एक जनजाति थी खोखर, तो खोखरों ने अपने एक हार का बदला लेते हुए, अपनी एक हार का बदला लेते हुए खोखरों ने क्या किया, हत्या कर दी। किसकी, मोहम्मद गोरी की। हाँ, 1206 ईस्वी में खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। 1206 ईस्वी में खोखरों ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, गोरी की हत्या कर दी और अपने हार का, पिछली हार का या नुकसान का बदला ले लिया।
ठीक है, खोखरों ने। इसके बाद मोहम्मद गोरी भी एक ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति खुदी थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति खुदी थी। देवी लक्ष्मी की आकृति खुदी थी। ठीक है, तो ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 का, यहीं पर पृथ्वीराज पराजित होते हैं और वो मार दिए जाते हैं। यही सबसे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मोहम्मद गोरी के लिए। इसके बाद उसकी सत्ता स्थापित होती चली जाती है। ठीक, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गोरी से ही आगे चलती है ना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गोरी से ही जुड़ा है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, इसको हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। गुलाम वंश, सामान्यतः गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। कौन सा? गुलाम वंश, 1206 से 1290, और इसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ये पहला है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में जो सबसे पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जून 12। सामान्य ज्ञान इतिहास, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। कुतुबुद्दीन ऐबक ये कब बना? 1206 ईस्वी में शासक बना और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, और ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में इसी ने कुतुब मीनार की नींव रखी। ठीक है, और दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां पर? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। ये लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श भी कहा जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों कहा जाता था? क्या? नहीं, ये लाख बख्श इसको जो है, इसके क्योंकि इसके व्यवहार दया के नाते कहा जाता था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। मृत्यु कब हुई? 1210 में। ठीक है, और ये चौगान खेल रहा था। चौगान एक खेल है जो कि स्टिक से बॉल खेलते हैं घोड़े पर बैठकर, घोड़े को चला करके, राइडिंग करके। तो चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु
हो गई थी और इसको लाहौर में ही दफनाया गया, लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, यह है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। फिर इसके बाद इल्तुतमिश। ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश दास था। ठीक, इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1200 मतलब इसी की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर क्यों कहा गया? दिल्ली की गद्दी पर बैठा क्योंकि इसने अपना क्या किया था? अपना जो राजधानी थी, हाँ, दिल्ली कर ली थी। ठीक, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने आराम सा लाहौर में गद्दी नशीन को आसानी से परास्त कर दिया। गद्दी नशीन को आसानी से परास्त कर दिया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश क्या था? पहला शासक था। पहला शासक था जिन्होंने 1229 में क्या किया था? बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। वैधानिक स्वीकृति। अब प्रश्न यह है कि वो राजा था दिल्ली का, तो स्वीकृति लेने वहां क्यों गया? है ना? तो वास्तव में ये जो खलीफा होते थे, ये मुस्लिम जगत के धर्मगुरु होते थे। ठीक है, और धर्मगुरु के नाते स्वीकृति लेना, ये शासक इनसे स्वीकृति लिया करते थे। तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने स्वीकृति ली थी। किससे? बगदाद के खलीफा से, अर्थात धर्मगुरु से। ठीक, धर्मगुरु से स्वीकृति ली थी। इसने 40 तुर्क सरदारों का तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, है ना? ये 40 सरदारों का दल था। 40 सरदारों का दल था जो कि राजकाज में सहायता करते थे। ठीक, 40 सरदारों का दल था। 1231-32 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, और इल्तुतमिश के समय में 1231-32 में क्या हुआ? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हो गया। ठीक है, तथा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई। किसने? इसी इल्तुतमिश ने। इसी बार मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई। मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई। चांदी के टंका तथा तांबे के जीतल
चांदी के टंका तथा तांबे के जीतल नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने ही। इल्तुतमिश किसका? चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल। चांदी का टंका तथा तांबे का रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान कौन थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, है ना? इल्तुतमिश की पुत्री थी। पहली शासिका है ना मध्यकालीन भारत की। ठीक। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया रुकुनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ करके गद्दी पर प्राप्त की थी। इल्तुतमिश रुकुनुद्दीन फिरोज को, रुकुनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ करके गद्दी प्राप्त की थी। गद्दी प्राप्त की थी, है ना? अपदस्थ करके गद्दी प्राप्त की थी। और रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। प्रथम मुस्लिम महिला, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। कब से कब तक थी ये? 1236 ईस्वी पर गद्दी पर बैठी। ठीक है। और 1240 कैथल में रजिया की हत्या कर दी गई थी। 1236 से 1240 तक की रजिया। ठीक है। ये जब गद्दी पर बैठी तो इन्होंने काफी परिवर्तन किए अपने वेशभूषा में। ये पुरुषों की तरह बैठ कर पहनकर, कपड़े पहन करके दरबार में आती थी। ठीक है। और ये इसने विवाह किया था अल्तुनिया से। अल्तुनिया से विवाह किया था, विवाह किया था। ठीक। और जैसे कि आपको ये शासन चलाना कठिन काम है ना? शासन चलाना कठिन काम है, महिलाओं के लिए और भी कठिन है। तो जो सबसे बड़ी अयोग्यता थी उस समय के हिसाब से, हम अयोग्यता नहीं कहेंगे, लेकिन असफलता का जो सबसे बड़ा कारण था, किसका? रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका महिला होना। ठीक है, उसका महिला होना। बाकी वो बहुत ही योग्य शासिका थी, उसका महिला होना असफलता का कारण था। ठीक है। ये है इनके बारे में रजिया। रजिया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह तथा नसरुद्दीन महमूद ने शासन किया। कौन कौन? बहराम शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद। अलाउद्दीन, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद।
इन सभी लोगों ने शासन किया रजिया के बाद। इन सभी लोगों ने शासन किया। ये सभी अयोग्य थे, शासन तो किया लेकिन सभी क्या थे? सभी अयोग्य थे, सभी अयोग्य थे। ठीक है, ये सभी अयोग्य थे और इसीलिए क्या हुआ कि शासन में ये सफल नहीं रहे। ठीक, बलवन ने सत्ता हथिया ली, इसीलिए क्या हुआ? बलवन ने सत्ता हथिया ली, मतलब कब्जा कर लिया। बलवन ने सत्ता हथिया ली। इसके बाद बलवन का नंबर आता है बलवन। बलवन क्या था? बलवन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक,